नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। रीट लेवल 2 में साइंस के मॉडल पेपर अपन डिस्कस कर रहे हैं। अब तक 3 मॉडल पेपर डाल चुके हैं। आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो रीट लेवल 2 साइंस मॉडल पेपर के नाम से प्लेलिस्ट है संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस पे, आप उनको देख लीजिए। अभी अपन ने 6th क्लास शुरू कर रखी है जो कि RBSE मीडियम की है। उस माध्यम में अपन 6th क्लास के चैप्टर को पढ़ रहे हैं और उसके संदर्भ में 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला 61वां क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा ना बने, शॉर्ट बने और जो काम की चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो जल्दी से निपट जाए, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस बार ऑप्शन 2 ही रखे हैं। किसी क्वेश्चन में आवश्यकता पड़ेगी तो 4 ऑप्शन रखेंगे। 2 ऑप्शन में से आपको ये चूज करना है कि एक उनमें से करेक्ट होगा और एक इनकरेक्ट होगा, तो ये आपको बताना है जिससे वीडियो लंबा ना बने। देखिए शुरू करते हैं आगे। दूध से दही बनने में आवश्यक जीवाणु है। आप सबको पता है कि जब दूध से दही बनता है तो फर्मेंटेड प्रक्रिया के दौरान कौन सा जीवाणु काम करता है, और वो जीवाणु है लैक्टोबैसिलस। ई कोलाई के बारे में भी याद रखिए कि ह्यूमन की आंत में पाए जाने वाला एक लाभदायक जीवाणु है। लाभदायक जीवाणु और हानिकारक जीवाणु के नाम से आपके रीट में टॉपिक है, तो आप याद रखना लैक्टोबैसिलस और ई कोलाई दोनों ही लाभदायक जीवाणु की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। पेनिसिलिन की खोज की। देखो, पेनिसिलिन एक ऐसी औषधि है जो सबसे पहले एंटीबायोटिक के रूप में खोज की गई थी, और इसको खोज करता है वो है स्टीफन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने इसको औषधि को सर्वप्रथम खोजा था लैब के अंदर। इसके बारे में कहानी बताऊं आपको कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वो स्टेफाइलोकोकस नाम का एक जीवाणु है, उसकी जो है आपकी स्टेनिंग है उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे लैब के अंदर। और एक बार उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे प्लेट वगैरह जो कि रात को धुलने से रह गई, ऐसी पेटिडिस वगैरह जो रात को धुलने से रह गई और उनमें सुबह देखा गया तो उनमें स्टेफाइलोकोकस जीवाणु प्रकट नहीं हुआ। बाद में पता चला कि उनके ऊपर पेनिसिलिन नामक औषधि आ गई थी, और उस पेनिसिलिन औषधि के कारण से स्टेफाइलोकोकस डेवलप नहीं हो पाया। मतलब स्टेफाइलोकोकस गायब हो जाता है किसकी उपस्थिति में? पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन को प्रथम प्रतिजैविक औषधि के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखें। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु से कौन सा विटामिन मिलता है? जीवाणु से भी विटामिन मिलता है। ये सारे के सारे लाभदायक जीवाणु और हानिकारक जीवाणु के बारे में बात कर रहे हैं अपन, और वो है विटामिन B12 है ना। विटामिन B12 है जो कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा भी अपने को प्राप्त हो सकता है। पेनिसिलिन औषधि प्राप्त की गई थी। पेनिसिलिन औषधि को प्राप्त किया गया था किससे? कवक के द्वारा प्राप्त किया गया था। वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्राइट या नाइट्रेट में बदलना कहलाता है। देखिए, वातावरण में सबसे ज्यादा मात्रा में कोई गैस है तो वो नाइट्रोजन है। आप सब लोगों ने पढ़ रखा होगा कि करीबन 78% नाइट्रोजन है, लेकिन सारी की सारी नाइट्रोजन इनर्ट फॉर्म में होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है। इस नाइट्रोजन को एक्टिव फॉर्म में बदलने के लिए NO3 या NO2 में बदलने के लिए कुछ जीवाणु की आवश्यकता होती है, और उन जीवाणु के द्वारा ही ये बदलाव संभव है। और ये बदलाव है, जो प्रक्रिया है बदलाव की, उसको कहा जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन का यौगिकीकरण। दोनों बात एक ही है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए व ब दोनों। आगे देखें। राइजोबियम जीवाणु मुख्यतः क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अभी बात चली थी कि अस्थिरीकरण और स्थिरीकरण का काम कौन करता है? स्थिरीकरण करने का काम कौन करता है? राइजोबियम जीवाणु करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं। राइजोबियम जीवाणु मुख्यतः पाए जाते हैं, 2 ऑप्शन है, तिलहनी और दलहनी। तो यहाँ पर दलहनी जो पौधे हैं, दालें जितनी भी हैं, उनकी जड़ों के अंदर, दालों की जड़ों के अंदर रूट नोड्यूल के रूप में, ऐसी गांठों के रूप में क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं। किसी भी दाल हो, जैसे मान लो मूंग है, चना है, चवड़ा है, इनकी आप कोई भी जो है ना रूट को, कई बार पेड़ को उखाड़ने पे इनकी जो जड़ें होंगी ना, उसके ऊपर छोटी छोटी गांठें लगी होंगी, और उन गांठों के ऊपर क्या होता है? ये पाई जाती हैं। तो इनकी दलहनी पौधों की जड़ों पर। अगला क्वेश्चन अपने आप हो गया। राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं कहाँ पर? पाए जाते हैं जड़ की गुल्लिकाओं में, तने पे नहीं होते। कहाँ पर होते हैं? जड़ किसकी? दलहनी पौधों की जड़ों के ऊपर ये पाए जाते हैं। आगे देखें। टूथपेस्ट निर्माण में आवश्यक जीवाणु है। ऐसा एक जीवाणु भी है जो टूथपेस्ट के निर्माण में काम करता है, और वो है, ये तो देखो हानिकारक है, बोtulinum। यहाँ पर है जो है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस।
इसका भी एक अभी फायदा देखा था आपने, इसका भी एक फायदा है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो है ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, जिसको टूथपेस्ट के निर्माण में काम में लिया जाता है। आगे देखें, ये जो क्वेश्चन है आप ऐसा मान के चलिए कि मैं जो क्वेश्चन डाल रहा हूँ आपको सबको भी बहुत ही फायदेमंद क्वेश्चन है। आप कि एग्ज़ाम के अंदर ये मतलब अपने एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं होगा जो अपन छोड़ देंगे, अपन सारे के सारे क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। इसलिए आप ऐसा मान के चलिए कि मैंने क्वेश्चन कुछ भी नहीं छोड़ा है। क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं लेकिन क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं अपन यहाँ पे, तो आप फटाफट इनको देखते जाएं और कोई क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो आप इसको नोट कर लें। और बाकी तो मैं इनकी PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे और कुछ समय बाद में इसी पे उपलब्ध करवा दूंगा। गाय में खुर पका व मुंह पका रोग का कारण है। देखिए गाय में कई बार क्या होता है कि मुंह के ऊपर और थोड़ी सूजन से आ जाती है, फफोले टाइप बन जाते हैं। मुंह पका खुर पका काफ़ी प्रसिद्ध रोग है गायों का, और ये एक विषाणु से फैलने वाला रोग है, वायरस जनित रोग है। नींबू का कैंकर रोग, नींबू के अंदर कैंकर है वो किसके द्वारा होता है, जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाला रोग है। और गेहूं की रस्ट बीमारी का कारण है, गेहूं के अंदर रस्ट बीमारी है वो किसके कारण से होती है, कवक के कारण होती है। तो एक विषाणु, गाय का खुरपका मुंह पका, नींबू का कैंकर जीवाणु, और गेहूं की रस्ट बीमारी किसके द्वारा, कवक के द्वारा फैलने वाला रोग है, बीमारी है। आगे देखें, भिंडी का पीत शिरा मोजेक रोग, मोजेक रोग जितने मिलेंगे वो अक्सर क्या होंगे, उनमें वायरस आएगा। तो पीत शिरा मोजेक है वो क्या हो जाएगा, एक वायरस जनित रोग मिलेगा आपको। खाद्य पदार्थों में विषाक्तता का एक कारण है, ये आ जाएगा आंसर। देखो ये तो फायदे की चीज़ है। इकोलाई जीवाणु तो मनुष्य की आंत में पाया जाता है और एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, जबकि ये बेनिफिशियल नहीं है। और कई बार क्या होता है कि कोई भोजन किया और पता चला कि फूड पॉइजनिंग हो गई, वोमिटिंग वगैरह हो जाती है, या फूड ने गड़बड़ कर दिया, तो उसके पीछे कारण हो सकता है भोजन में जहरीला पदार्थ हो सकता है, एक बैक्टीरिया, और वो क्या नाम है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। कई बार रूखा सूखा भोजन हो जाता है, बासी भोजन हो जाता है, या फिर उसको बाहर आपने रख दिया, तो इस प्रकार से बैक्टीरिया उन पर सर्वाइव करने लग जाते हैं। और जब आप ये फूड करते हो तो आपको फिर तरह तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकती हैं। आगे देखें, कम तापमान पर खाद्य पदार्थों को रखने की विधि कहलाती है। अब आपने जो भोजन बनाया है, आप उस भोजन को क्या करते हैं कि सुरक्षित रखना चाहते हैं, जिससे उस पर बैक्टीरिया ना लगे, उस पर वायरस ना लगे, उस पर कोई भी रोग ना लगे, कवक ना लगे, और उसको सुरक्षित करने के तमाम प्रकार के तरीके हैं। उन्हीं तरीकों में एक तरीका होता है शीतलन। शीतलन का मतलब होता है आपने जैसे कोई फूड बनाया और फूड को रेफ्रिजरेटर में रख दिया, तो रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या हुआ कि उसका टेम्परेचर डाउन आ गया, और उस टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा कि जो कोई बैक्टीरिया है वो डेवलप नहीं हो पाया। फूड को फ्रिज में रखने के पीछे कारण क्या होता है, उसका क्या फायदा होता है कि आपने भोजन बना के फ्रिज में रखा और फ्रिज का टेम्परेचर होता है लो, उस लो टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो पाएगा, और आपका भोजन है जैसा का था वैसा का वैसा ही क्या हो जाएगा, पड़ा रहेगा। फिर आप उसको बाहर निकाल के काम में ले सकते हैं, लेकिन उसमें तमाम तरह की और दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। अगर क्या करते हैं, भोजन फ्रिज में से निकला और तुरंत उसको क्या कर लिया, यूज में ले लिया, इसलिए उसको थोड़ा सा पहले रूम टेम्परेचर के ऊपर आने देना चाहिए, उसके बाद में उसको काम में लिया जा सकता है। तो शीतलन एक प्रक्रिया हो जाएगी। आगे देखें, डबल रोटी बनाने में आवश्यक कवक है, ब्रेड है, डबल रोटी है, उसको बनाने में कौन सा जो कवक है वो काम आता है, और वो काम है ईस्ट। एक बात याद रखना हमेशा कि जो ईस्ट है, ईस्ट एकमात्र एक कोशिकीय है, ये अलग लिख लेना, एकमात्र एक कोशिकीय कवक है। बाकी सारे के सारे कवक क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है ये कौन, ईस्ट। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। आगे देखो, प्रतिजैविक औषधि है, अभी आ गया था। प्रथम प्रतिजैविक औषधि का नाम क्या है, पेनिसिलिन। और इंसुलिन के बारे में भी आप जानो तो इंसुलिन क्या है, औषधि के अलावा उसको क्या बोल सकते हैं अपन, हार्मोन बोल सकते हैं। इंसुलिन हार्मोन है और ये ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई, तो क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन की कमी होने से डायबिटिक पेशेंट बन जाता है, डायबिटीज की शिकायत हो जाती है। आगे देखें, मिलान करना है। विषाणु कौन से पे फिट बैठता है, विषाणु का मतलब हो गया एड्स।
एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम या HIV वायरस के कारण से रोग फैलता है, एड्स, इसलिए विषाणु इसके साथ फिट बैठता है। राइजोबियम ऐसा बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन को क्या करता है, स्थिर करता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आने वाला बैक्टीरिया राइजोबियम है। ईस्ट क्या करता है, ईस्ट से किण्वन की क्रिया के अंदर ब्रेड वगैरह बनाने में काम में लिया जाता है इसको। और लैक्टोबैसिलस बताइए आपको सबसे पहले आया था, दही को जमाने में लैक्टोबैसिलस काम करता है। आगे देखें, पाश्चुरीकृत दूध का सिद्धांत दिया था, दूध को पाश्चुरीकृत करने का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, लुई पाश्चर के द्वारा दिया गया था। मतलब इन्होंने क्या दिया था कि दूध को जैसा है वैसा का वैसा मीठा व शुद्ध बनाने के लिए उसको अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग विधियों के द्वारा, अलग अलग माध्यम के द्वारा उसको क्या कर सकते हैं, पाश्चुरीकृत जैसा है वैसा का वैसा रख सकते हैं, और ये सिद्धांत दिया गया था लुई पाश्चर के द्वारा। अगला देखें, मिलान करना है, कुछ प्रक्रिया दे रखी हैं और कुछ जो इनके द्वारा रोगाणु कैसे मुक्त कर सकते हैं वो दे रखे हैं। देखें, शीतलन, अभी बात आ गई थी रेफ्रिजरेशन। शीतलन ऐसी प्रक्रिया जिसमें अपन किसी भी भोज्य पदार्थ को अगर जीवाणु मुक्त या रोगाणु मुक्त करना चाहते हैं तो उसको क्या करेंगे, उसको कम तापमान में रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में रखा, तब क्या हुआ, उसका टेम्परेचर डाउन हो गया, और टेम्परेचर डाउन होने से बैक्टीरिया वहां पर डेवलप नहीं हो पाए। आगे देखें, निर्जमीकरण। निर्जमीकरण में क्या करते हैं कि जैसे इनसे पहले ये और देख लें आप, पाश्चुरीकरण है ना। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया वो है जिसके अंदर क्या किया जाता है, दोनों प्रक्रिया की जाती हैं, गर्म किया गया और उसके बाद में ठंडा किया गया। ठीक है, निर्जमीकरण, गर्म हुआ ठंडा करके कर दिया। पाश्चुरीकरण हो जाएगा इसका, गर्म करके ठंडा कर दिया। उसके बाद निर्जलीकरण। निर्जलीकरण की प्रक्रिया में क्या करते हैं कि जो खाद्य पदार्थ है उसमें से जल को निकाल देते हैं, तो यहाँ पर दय का हो जाएगा जल निकाल कर, जल की प्रक्रिया निकालना, ये कहलाता है क्या, निर्जलीकरण। और फिर क्या बच गया था, निर्जमीकरण, जल में गर्म करके है ना, टेम्परेचर बढ़ा के अपन क्या करते हैं, रोगाणु मुक्त किया जाता है कई बार। अब ऐसा समझ ले, इसको दोबारा देख लें आप। शीतलन की प्रक्रिया, कम तापमान के ऊपर रेफ्रिजरेशन करते हैं। निर्जमीकरण की प्रक्रिया, देखो वैसे भी आपने सुना होगा स्टरलाइजेशन। पहले के ज़माने में क्या होता था कि किसी को अगर सुई लगानी होती थी तो सुई को क्या कर लेते थे, पहले गर्म कर लेते थे, अच्छा सा सुई को अच्छा गर्म करके फिर अगर किसी को सुई लगाई गई तो वो सुई क्या करती थी, रिएक्शन नहीं करती थी। उसके पीछे कारण क्या था कि वो स्टरलाइज हो गई। आजकल ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि एक सुई को एक ही बार में और एक ही व्यक्ति पर काम में लिया जाता है, जबकि पहले क्या होता था कि एक ही सुई को बार बार में काम में लिया जाता था, इसलिए उसको क्या करते थे, स्टरलाइजेशन करते थे। तो ये क्या करते हैं, इसमें करते हैं गर्म प्रक्रिया है, यहाँ पर जल में गर्म करके रोगाणु मुक्त करना। शीतलन प्रक्रिया कम तापमान से। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में पहले क्या करते हैं, गर्म कर लेते हैं और उसके बाद में ठंडा कर लेते हैं। जैसे मान लो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर गर्म कर लिया और उसके बाद में कुछ समय बाद में ठंडा कर लिया, और ठंडा करके रोगाणु से मुक्त करना कहलाता है ये पाश्चुरीकरण। और निर्जलीकरण में है उसका क्या कर देते हैं, डिहाइड्रेशन कर देते हैं, मतलब उसमें जल निकाल कर उसको क्या कर देते हैं, रोगाणु मुक्त कर देते हैं। तो छोटे छोटे 10-11 मिनट के वीडियो बनेंगे, इसमें से आपके पास में 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चनों को अपन आगे लेते रहेंगे। अभी तक आपके पास में अगर ऐसा लग रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और भी लोगों को बता दें, जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा फैल जाएगा। और 1000 सब्सक्राइबर होते ही अपन लाइव क्लास लेंगे और फिर रीड के और अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने के मिलेंगे। एक बार तो मैं अधिकतम वीडियो डालूंगा जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, और उसके बाद में क्या होगा कि कुछ मोस्ट क्वेश्चन एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बनते होंगे, उनको अपन और ले लेंगे। ऐसा करके अपन इनको पूरा फोकस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट।